जब जब दुनिया में संस्कार और संस्कृति की परिभाषा लिखी जाती है तब तब हमारे उत्तराखंड की तस्वीर नजर आती है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम द कंचन नेगी शो में, जिसका उद्देश्य है उत्तराखंड की कला, संस्कृति, साहित्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, इतिहास के साथ साथ प्रख्यात शख्सियतों को आप सभी से रूबरू कराने का। और आज इस कड़ी में हम आपको लेकर आए हैं उत्तराखंड के जनपद चमोली में। तो आइए जानते हैं चमोली जिले के इतिहास के बारे में। दर्शकों, चमोली उत्तराखंड राज्य का एक जिला है जो कि अलकनंदा नदी के संगम के समीप बद्रीनाथ रास्ते पर स्थित है। चमोली धार्मिक स्थानों में से एक है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 4,500 फुट है, परंतु कहीं कहीं 10,000 फुट से भी अधिक ऊंचाई यहाँ मिलती है। चमोली का क्षेत्रफल लगभग 3,525 वर्ग मील है। समुद्र तल से लगभग 1,308 मीटर की ऊंचाई पर बसा गोपेश्वर नगर चमोली जिले का मुख्यालय है। मध्य हिमालय के बीच में स्थित चमोली जनपद में कई ऐसे मंदिर हैं जो कि हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दर्शकों, इस जिले का उल्लेख ऋग्वेद और अन्य वैदिक साहित्य में पाया जाता है। दर्शकों, इतिहास के बारे में प्रामाणिक लिपि कई वर्षों पुरानी है और इतिहासकार और वैज्ञानिकों का मानना है कि ये भूमि आर्य वंश की उत्पत्ति है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 300 बीसी पहले खासा कश्मीर, नेपाल और कुमाऊं के माध्यम से गढ़वाल पर आक्रमण किया। इस आक्रमण के कारण एक संघर्ष बढ़ता गया और बाहरी और स्थानीय लोगों के बीच एक संघर्ष हुआ। दर्शकों, उनकी सुरक्षा के लिए मूलभूत रूप से गढ़ी नामक छोटे किले बनाए गए। 'दर्शकों, इतिहास के अनुसार राजा भानु प्रताप गढ़वाल में पवार वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने अपनी राजधानी के रूप में चंदपुर गढ़ी की स्थापना की। ये गढ़वाल के 52 गढ़ों में से सबसे मजबूत गढ़ था। अठारह 1815 तक ये क्षेत्र गोरखा शासन के अधीन रहा। जब पंवार राजवंश के राजा सुदर्शन शाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संपर्क किया और मदद के लिए अनुरोध किया, ब्रिटिश सेना की सहायता से उन्होंने गोरखाओं को हराया और अलकनंदा नदी के पूर्वी भाग और मंदाकिनी पवित्र धारा को विलय कर दिया। उस समय से इस क्षेत्र को ब्रिटिश गढ़वाल के नाम से जाना जाने लगा और टिहरी में गढ़वाल की राजधानी स्थापित की। दर्शकों, शुरुआत में ब्रिटिश शासक ने देहरादून और सहारनपुर के नीचे इस क्षेत्र को रखा था, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में एक नया जिला स्थापित किया और इसका नाम पौड़ी रखा। आज का चमोली पहले एक तहसील था। 24 फरवरी 1960 को तहसील चमोली को एक नया जिला बनाया गया। अक्टूबर 1997 में चमोली जिले के 2 पूरा तहसीलों और 2 अन्य खंड आंशिक रूप से एक नए गठन जिला रुद्रप्रयाग में विलय हो गया। 1960 में पूर्व गढ़वाल जिले में से अलग राजस्व जिले के रूप में उजागर चमोली मध्य हिमालय में स्थित है और उत्तराखंड के प्रसिद्ध केदार क्षेत्र का एक अहम हिस्सा बनता है। दर्शकों, चमोली को देवों के निवास के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वहां मिथकों को विभिन्न देवताओं और देवी को जोड़ना है। आपको बता दें दर्शकों कि ये जगह वाल्मीकि, व्यास और कई अन्य जैसे महान संतों के कुछ पांडुलिपियों में उल्लेख किया गया है। गोपेश्वर की यदि बात करें तो ये चमोली जनपद का मुख्यालय है। चमोली और गोपेश्वर इतिहास के अधिकांश भाग में पृथक कस्बे रहे हैं। चमोली अलकनंदा नदी के किनारे अपनी स्थिति के कारण बद्रीनाथ यात्रा का एक मुख्य पड़ाव है, जबकि गोपेश्वर 9वीं शताब्दी में निर्मित गोपीनाथ मंदिर के इर्द गिर्द बसा एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल।
दर्शकों, गढ़वाल की तरह ही यहाँ भी प्राचीन काल में कत्यूरी राजवंश का शासन था, जिनकी राजधानी पहले जोशीमठ और फिर कार्तिकेयपुर बैजनाथ में थी। 11वीं शताब्दी में कत्यूरी साम्राज्य का विघटन हो गया, जिसके बाद सारा गढ़वाल 52 छोटे छोटे गढ़ों में विभाजित हो गया था और इन सभी गढ़ों में अलग अलग राजा राज्य करते थे और उन्हें राणा राय या ठाकुर के नाम से जाना जाता था। दर्शकों, 823 ईस्वी में बद्रीनाथ मंदिर की यात्रा पे आए मालवा के राजकुमार कनकपाल ने चांदपुर गढ़ी के मुखिया राजा भानु प्रताप की पुत्री से विवाह कर दहेज में गढ़ी का नेतृत्व प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने दूसरे गढ़ों पर आक्रमण कर अपने राज्य का विस्तार प्रारंभ किया और गढ़वाल राज्य की नींव रखी। और दर्शकों, धीरे धीरे कनकपाल और उनकी आने वाली पीढ़ियां, जो परमार या पवार वंश के नाम से विख्यात हुई, एक एक कर सारे गढ़ जीतकर अपना राज्य बढ़ाती गईं। इस तरह से सन 1358 तक सारा गढ़वाल क्षेत्र इनके कब्जे में आ गया। अगले 918 सालों तक पवारों ने गढ़वाल पर निर्विघ्न राज्य किया। 18वीं शताब्दी के अंत तक नेपाल के गोरखा राजाओं ने डोटी 1760 और कुमाऊं 1790 पर आधिपत्य कर लिया था। सन 1803 में देहरादून में गढ़वाल और गोरखाओं की एक लड़ाई हुई, जिसमें गोरखाओं की विजय हुई और राजा प्रद्युमन शाह मारे गए। धीरे धीरे गोरखाओं का प्रभुत्व बढ़ता गया। दर्शकों, उन्होंने इस क्षेत्र पर करीब 12 साल राज्य किया। एक समय में गोरखा राज्य कांगड़ा तक फैल गया था, लेकिन फिर महाराजा रणजीत सिंह ने कांगड़ा से गोरखाओं को निकाल बाहर किया। दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1814 में गोरखाओं पर आक्रमण कर दिया। 1 वर्ष तक चले आंग्ल गोरखा युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी विजय हुई और 1816 की सुगौली संधि के अनुसार गढ़वाल के साथ साथ हिमाचल और कुमाऊं पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना शासन स्थापित किया। आपको बता दें दर्शकों कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर मंदाकिनी नदी को सीमा बनाकर गढ़वाल का विभाजन कर दिया और कुमाऊं, देहरादून और पूर्वी गढ़वाल को अपने शासनाधीन रख लिया, जबकि पश्चिमी गढ़वाल राजा सुदर्शन शाह को दे दिया, जो बाद में टिहरी गढ़वाल रियासत के नाम से जाना गया। बता दें दर्शकों के इस विभाजन में ये क्षेत्र पूर्वी गढ़वाल के अंतर्गत आया था और फलस्वरूप कुमाऊं मंडल के अंतर्गत गढ़वाल जिले का भाग बना, जिसकी स्थापना सन 1839 में हुई थी। 1960 में जब चमोली जिले की स्थापना की घोषणा हुई तो इसका मुख्यालय चमोली को बनाया गया। गोपेश्वर तब चमोली से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटा सा गाँव था। उन्नीस 1963 में चमोली और गोपेश्वर को जोड़ती एक सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। अलकनंदा घाटी में बसा चमोली अक्सर बाढ़ की चपेट में रहता था। घाटी में स्थित होने के कारण नगर का भौगोलिक विस्तार भी मुश्किल था। इन्हीं सब कमियों पर गौर करते हुए जिले के मुख्यालय को अन्यत्र स्थानांतरित करने के प्रयास शुरू हुए। 1966 में गोपेश्वर ग्राम में राजकीय डिग्री कॉलेज खोला गया और फिर 1967 में इसे नगर का दर्जा दे दिया गया। आपको बता दें कि 20 जुलाई 1970 को अलकनंदा नदी में आई एक बाढ़ में चमोली नगर का अलकापुरी क्षेत्र पूरी तरह बह गया था। इस घटना के बाद जनपद के मुख्यालय तथा अन्य सभी महत्वपूर्ण कार्यालय गोपेश्वर में स्थापित कर दिए गए। यही नहीं दर्शकों, सन 1974 का चिपको आंदोलन भी इस क्षेत्र की अति महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। अगले कुछ वर्षों में चमोली और गोपेश्वर नगरों को जोड़कर एकीकृत चमोली गोपेश्वर नगर पालिका परिषद का गठन किया गया।
कहते हैं संस्कार से संस्कृति बनती है और संस्कृति समाज को जोड़ने का कार्य करती है। तो चलिए जानते हैं चमोली जिले की संस्कृति के बारे में, यहाँ की पारंपरिक मिठाई अरसा और रोट के बारे में और साथ ही ढोल दमों के बारे में। नमस्कार, आप लोग होते हैं हमारी शोबस होंगी। बहुत बहुत बधाई आप लोग होते हैं जो आप लोग हमारा गांव में आए और हमारी रीति रिवाज थे अगिन बढ़ोना आवाज था। हम ये प्रोग्राम करना चाहिए जो हमारा दुई चाहिए, यो ढोल चाहिए, यो दमो चाहिए, जन साइज होना चाहिए, आदमी को हर जोड़ा होना, उन्हें इन दुइयों को भी जोड़ा चाहिए, एक बिना एक अधूर चाहिए। तो ये क्या होना कि जब ये बाजनो बिचे तो साथ में यू अपनो ताल मार बजा के बाजनो बजे तो अब देख जन यू बना हम आपको स्वागत करना तो यू बनो जी कि आव आपको स्वागत है, यू बनो जी कि बैठा आप बहुत अच्छा छे। तो ये वास्ता हम क्या ये वास्ता क्या कि हमारो रोजगार जन मुंडन होनो, नामकरण होनो, सगाई होनी, देव देवता नाचना तो हम भैर बटिन बैंड बूंद वावल होने जरूरत नहीं पड़नी कि वो माँ तो बहुत पैसा होना। हमारा गढ़वाल में कहीं लोग गढ़वाई लोग चाहिए जनु मुवती पैसा नहीं होना, वनु बुकिंग करना 10-20 हज़ार आएगा। तो ये क्या चाहिए कि हमारी परंपरा रीति रिवाज चाहिए, ये माँ छोटी सी वो माँ हमारे अच्छु खासु फैंसन हो जाना। आप लोग जन डांस कंचन हर नृत्य ये माँ हम बजोना चाहिए, हर गाजू बाजू ये माँ हम लोग होना चाहिए, मांगल गीत से लेकर सारी चीज़ें हमारी ये माँ करना चाहिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सर हमारे चावल हैं जो कि हमने ये गढ़वाली में इसको एक पाथा बोलते हैं, एक पाथा मतलब 2 केजी। ये हमने कल रात भिगाने रखे हैं। इसमें अब इसको क्या करना, रात भर भिगा के रखने के बाद इसको हम हल्का से ऐसे निकाल के छान के इसके बाद हम इसको यहाँ ओखली में डालते हैं, फिर इसको कूटते हैं। ये हमारी जो फेस्ट वो होती है, हम आरसे बना रहे हैं यहाँ पे। ये हमारा गढ़वाली रीति रिवाज है आरसे का, जो कि हमारे शुभ कार्य में आते हैं। ये जो हमारे ये चावल है इसके लिमिट से पानी पड़ता है इसमें। जैसे हमारे 2 किलो में आधा किलो पानी पड़ता है। ये हमारा जो इसका 1 पाव पानी पड़ता है हमारे इसमें 2 किलो में। जो हमारा ये चास बन रहा है इसको गढ़वाली में आरसे का पाक बोलते हैं। जो हमारे इष्ट देवता होते हैं, जो हमारे पितृ देवता होते हैं, जो हमारे पुराणों के पूर्वज देवी देवता होते हैं, उसके लिए हम पहले ये हमारा जो धूप अगरबत्ती है जो हमने ये रखा है, हमने अपने पितरों के लिए जो हमारे पूर्वजों के देवी देवता बनाए हैं उनके लिए हमने पहले रखा है। क्योंकि ये शुभ कार्य में हमारा सबसे पहले जब हम इसको रखते हैं तभी हमारा काम शुभ होता है। जो रोटने होते हैं आरसे के साथ, हमारा वो आरसे अकेले नहीं बनते हैं। मैंने बताया ना हर चीज़ का जोड़ा होता है। तो हमारे रोटनर आरसे जिसको गड़ा मर रोट और आरसा बोला, इनो गढ़वाई में क्या बोल रहा कि आरसर रोट बना। तो इन और भी क्या होना कि एक तालमेल होना। जब चेता में ना हम बेटियों कलियो दिन छे तो पहले क्या होनी चाहिए कि रीति रिवाज अब तो मिठे छे सब चीज़ छे, लड्डू लुड्डू अब आ गया। लेकिन जब पुरानो जमानो छो तब आरे हम कुछ नहीं छो, तो हम क्या करना चाहिए कि कुछ आरसा बढ़ोना चाहिए, कुछ हम रोट बढ़ोना चाहिए। ये हमारा जो चाशनी बन रहा है, चास बोलते हैं इसमें, ये तो हमारा उसका है रोटना का। तो ये रोटना में मैंने घी डाल दिया है। घी के बाद इसको कम से कम 5 मिनट तक, ये हमारा घर का अपने गायों का घी है जो खुद हम बनाते हैं। इसमें हमारा कोई भी बाजार का या कोई भी सामान नहीं, ये सब हमारी जो गढ़वाली रीति रिवाज है, जो हमारी परंपरा है, ये सारे हमारे घर में उपलब्ध है। क्योंकि हमारी गाय है, भैंस है, हम गढ़वाली हैं, तो हमारे पास सब चीज़ें उपलब्ध है। इसको कम से कम 5 मिनट तक मसलना पड़ता है। इसमें हमने सौंफ भी डाल दिया है, नारियल भी डाल दिया है। ये मैडम ये हमारा जो मीन है चाशनी, जो हमारा चास होता है आरसे का, वो आपने देखा होगा अभी थाली में अच्छा बना कि नहीं बना। अब उसके बाद सौंफ डाल के इसको डाल के, जैसे हम पुराने ज़माने में हलवा बनाते थे ना, हलवा, उसको गढ़वाली में गुलथिया भी बोलते हैं।
ये हमारी पुरानी रीति रिवाज के जो निगाल की टोकरी है हमारी, ये टोकरियाँ हमने ला रखी है। ये 2 टोकरियाँ ला रखी है मैंने अलग अलग, एक रोटने के लिए, एक आरसे के लिए। ये हमारे तिमला होता है, एक घास होता है तिमला, पहले हम इसमें खाना भी खाते हैं, अभी भी खाते हैं। इनको हमने नीचे से बिछा दिया है, अब तो लोग अखबार बिछा रहे हैं, हॉट पॉट में रख रहे हैं, लेकिन हमारी जो परंपरा है, पुरानी रीति रिवाज है, उसको यही हमारी पहले से हमारे पूर्वजों ने हमको सिखा रखा है, इसीलिए हम उनको अपना रहे हैं। चमोली जिले के पर्यटन स्थलों की यदि बात करें तो चमोली हमारे भारत देश के पर्वतीय राज्य उत्तराखंड का एक बहुत ही खूबसूरत जिला है, जहां अनेकों दर्शनीय एवं पर्यटन स्थल देखने को मिल जाते हैं। चमोली जिला पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में दर्शनीय एवं खूबसूरत पर्यटन स्थलों के लिए जाना जाता है। फूलों की घाटी, जैसे कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है, ये घाटी फूलों से भरी रहती है। ये घाटी अपने नाम की तरह ही ठीक ऐसी ही है। यहाँ पर 500 से भी अधिक फूलों की प्रजातियां देखने को मिलती हैं। ये घाटी दिखने में बेहद ही खूबसूरत एवं आकर्षक है। ये फूलों की घाटी केवल उत्तराखंड में ही प्रसिद्ध नहीं है बल्कि पूरे भारत के साथ साथ विश्व में भी बेहद प्रसिद्ध है। तभी तो यहाँ भारत देश के अलग अलग कोनों के अलावा विदेशों से भी पर्यटक घूमने आते हैं। प्राचीन ग्रंथों में इस घाटी को नंदन कानन और गंधमादन नाम से जाना जाता था। हेमकुंड साहिब की यदि बात करें तो हेमकुंड साहिब उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित सिखों के लिए काफी प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ पर सिखों के लिए गुरुद्वारा भी है। यहाँ काफी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। हेमकुंड साहिब फूलों की घाटी के पास में ही स्थित है, जिसकी दूरी लगभग 3 किलोमीटर है। यहाँ पर गुरुद्वारा के अलावा एक बहुत बड़ी झील है जो देखने में काफी खूबसूरत दिखती है। दर्शकों, औली की यदि बात करें तो औली मुख्य रूप से स्नोफॉल, ट्रैकिंग, स्कीइंग और कैंपिंग के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। ये छोटा और बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है, जहां पर आप सर्दियों में जाकर इन सभी चीजों का आनंद उठा सकते हैं। औली जाने के बाद बर्फ से ढकी ऊंची पहाड़ों की चोटियां, बड़े बड़े देवदार के वृक्ष के ऊपर और नीचे बर्फ ही बर्फ, जमीन पर पड़ी बर्फ के ढेर के ऊपर कैंपिंग, ट्रैकिंग और स्कीइंग करने वाले पर्यटकों को देखा जा सकता है। अगर आप भी किसी ऐसे ही बर्फीले जगह की खोज में हैं, जहां पर स्नोफॉल, ट्रैकिंग, स्कीइंग और कैंपिंग सब एक साथ एंजॉय करने को मिलता है, तो औली आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, जहां पर आप सर्दियों के मौसम में जाने का प्लान बना सकते हैं। दर्शकों, यही नहीं, जोशीमठ चमोली जिले का एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। इसके बारे में बताया जाता है कि इसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। इस जोशीमठ का नाम पहले ज्योतिर्मठ हुआ करता था। यह मठ मुख्य शहर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बद्रीनाथ धाम की यदि बात करें तो बद्रीनाथ धाम, जिसे बद्रीनारायण के नाम से भी जाना जाता है, ये केवल चमोली और उत्तराखंड के ही दर्शनीय स्थल में नहीं बल्कि पूरे विश्व के दर्शनीय स्थलों में इसका नाम आता है। भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में हिमालय की गोद में अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ हिंदू धर्म का ये प्राचीन मंदिर है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ पर भगवान विष्णु के एक रूप बद्रीनारायण की पूजा होती है।
भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में शामिल ये मंदिर 4 धामों में से एक है। इस मंदिर की समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो 3135 मीटर की ऊंचाई पर यह मंदिर स्थित है। रूपकुंड की यदि बात करें तो रूपकुंड वैसे तो एक बर्फीली झील है, इसका नाम भी कम लोग जानते हैं, पर यहाँ पर्यटकों की काफी अच्छी खासी भीड़ दिखने को मिलती है। ये रूपकुंड झील समुद्र तल से 5029 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये झील इसलिए प्रख्यात है कि यहाँ पर 500 से भी अधिक मानव का कंकाल दिखने को मिलता है। विष्णुप्रयाग की बात करें दर्शकों तो विष्णुप्रयाग बद्रीनाथ मंदिर के पास में स्थित है। ये विष्णुप्रयाग पांचों प्रयाग में से एक है। इस विष्णुप्रयाग का निर्माण अलकनंदा नदी एवं सरस्वती नदी के आपस में मिलने के उपरांत होता है। इस विष्णुप्रयाग का दृश्य देखने में काफी खूबसूरत दिखता है। इस विष्णुप्रयाग की ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर श्री नारद जी ने भगवान विष्णु का ध्यान किया था। यहाँ पर आए दिन पर्यटकों की काफी ज्यादा भीड़ दिखने को मिलती है। तो दर्शकों, ये जो हमारा एपिसोड है इसमें हमने आपको चमोली जिले के इतिहास के बारे में बताया, यहाँ की संस्कृति से आप सभी को रूबरू कराया। दर्शकों, अब समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये वाला एपिसोड भी बेहद पसंद आया होगा। चलते चलते कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ही खुशियों में बदल जाएंगे, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ और इस उम्मीद के साथ कि फिर द कंचन नेगी शो की टीम हाजिर होगी अगले शनिवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन उत्तराखंड पर। आप फिलहाल मेरी टीम को और मुझे यानी डॉक्टर कंचन नेगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।